जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 16 भाई, जो लोग पहले दिन आए हैं उनको पता है चैप्टर 4 टाइप कोई चीज़ है? हाथ खड़ा करें ज़रा, पता है चैप्टर 4 टाइप कोई चीज़ है? चलें, शुक्रिया। उनको ये भी पता है ये कोई टेबल शेबल होते हैं? कोई ये पता है उनको कोई टेबल शेबल होते हैं, उसमें रेट लगते हैं? ज़रा हाथ खड़ा करें। टेबलों टूबलों का पता है? कुछ देखे हैं कभी ज़िंदगी में? चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। उनको पता है चैप्टर 9 टाइप भी कोई चीज़ थी, इनकम और प्रॉपर्टी? ठीक है। कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल पहले दिन आए हैं, कुछ नहीं पता चैप्टर 4 के 9 के, बस आके बैठ गए हैं? हाथ खड़ा करें। जी, हाइब्रिड में हाथ खड़ा किया। अब फिर पता नहीं अब समझ आएगी नहीं आएगी। मेरा तो यही मशवरा है कि पहले जाएं, 10 12 15 दिन लगाएं, डबल डबल लेक्चर लें। कितने लेक्चर हो गए? 15 हो गए। तो 15 दिन घर जाके लगाएं, डबल डबल लेक्चर लें और फिर उसके बाद क्लास में आके बैठें। इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अब। हाँ जी, मुझे नहीं आवाज़ आती इतनी आहिस्ता। अच्छा, या फिर मुझे क्लास के बाद मिले हाइब्रिड में जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, कि देखें क्या करना है अब आइंदा। अच्छा, अब्दुल्ला से बुक का पता करो कब आ रही है। अच्छा माय डियर, पेज नंबर 263। ज़रा रिवीजन कर लें पहले इस कॉन्सेप्ट की, फिर आगे चलते हैं। भाई, पेज 261 पे हमने पढ़ा था कि किसी जिसके पास नोट्स ना हो वो हाथ खड़े कर दे ज़रा। माशाल्लाह, आवे कावा बिगड़ा हुआ है। आना था ईद से पहले। आप क्या उधर लेट गए थे घर में ईद से पहले? क्या क्या करते थे? सड़कों पे घूमते रहते थे? नहीं, क्या पार्कों में बैठे रहते थे? नोट्स कंपनी से मंगवाओ, कंपनी को जितने बच्चे हैं उससे आधे नोट्स ले आए। बल्कि प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करो, ये बच्चे नोट्स नहीं लाते। अच्छा जी, हर किस्म की इनकम जो किसी और हेड में नहीं जाएगी, ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। डिविडेंड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर पाकिस्तान से आपको मिले तो फिर ये जाएगा फाइनल टैक्स रिजीम में, अगर बाहर के मुल्क से मिले तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। रॉयल्टी किसी बुक वगैरह से मिले। इंटरेस्ट इनकम के बारे में आज बात करेंगे तफसील से। किसी लॉ में आपने रिफंड मांगा और रिफंड मिलते मिलते आपको डिले हो गया, तो डिलेड रिफंड जो मिला वो भी इनकम में जाएगा। इसके बाद आपने अपनी ज़मीन किसी को किराए पे दी और उसको उस पर घर बनाने की इजाज़त दे दी, तो फिर आपको जो ज़मीन का किराया मिल रहा होगा ये भी आपकी इनकम फ्रॉम। और आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सब लीज पे दे दिया। सब लीज से बना दे, आपने किराए पे लिया और किराए पे लेके आगे किराए पे दे दिया। जैसे आप दोस्त से मोटरसाइकिल किराए पे लें और वो मोटरसाइकिल किसी और के पास निकले, तो उसने ना आपने भी उससे किराया कमाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं लुट मचाना। बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना, और घर आपने दिया, घर के साथ कुछ सहूलतें भी दे दी। एनओटी और पेंशन, प्राइस बॉन्ड वगैरह से पैसे आए। आपने अपना घर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, जिसमें आपने चाहे नेचुरल रिसोर्सेज निकालने की इजाज़त दी और घर का उसका किराया लिया। चाहे अगला बंदा आपको पैसे दे गया, चाहे अगला बंदा आपको कोई बदले में चीज़ दे गया। टेस्ट आपका कब होता है? मंडे को? तो कल तो फिर इनकम प्रॉपर्टी का टेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर के, कोई भी पैसे आपको जो मिले, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी। यानी अगले ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। पहले आप उस पर काबिज थे, अब किसी और ने कब्जा कर लिया, तो वो जो पैसे आपको मिले वो भी जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसको कहते हैं ज़मीन छुड़वाने के पैसे। कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पॉइंट एल हम टैक्स रेट्स के चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। पॉइंट एल ए, कोई भी बंदा हमें गिफ्ट एंड काइंड दे दे, घर दे दे, घड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, कोई भी बंदा हमें गिफ्ट एंड काइंड दे दे, ये भी जाएगा इनकम फ्रॉम
लेकिन अगर वो गिफ्ट मिला हो नॉन रिलेटिव से, लेकिन रिलेटिव से मिले तो बोलें जल्दी भाई। जो पहले से लेक्चर ले रहे हैं वो हाँ ना करें, वरना पहले वालों ने कहना चलो हम और ये बराबर हैं, वो हाँ ना करें। अगर रिलेटिव से मिला तो नहीं जाएगा इनकम मदरसा। 6 दिन किताब उठा के देखा नहीं, किताब की शक्ल नहीं देखी, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतनी मोहल्ले वालों से मोहब्बत नहीं कि घर जाके बैठे रहते थे। ईद से पहले भी 2 दिन, ईद के बाद भी 2 दिन, उनके बाद अजीब दीवानगी है। वैसे पता नहीं, तो ये तो छोटी होती है, इस पर तो दूसरे दिन किसी को ईद मुबारक है वो देखने लग जाते भाईजान, क्या बस कल थी, हाँ चलो। और आप लोग अजीब अजीब लोग हैं आप लोग। पॉइंट नंबर 3। अच्छा भाई, इसको समझना है ज़रा, और इस पे आज ज़रा तफसील से बात करनी है कि पॉइंट नंबर 3 क्या है। भाई चैप्टर नंबर मैं बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर 11 अच्छा भाई, एडवांस है 3 किस्म का। एडवांस कितने किस्म के है? एक एडवांस है फॉर सेल ऑफ गुड्स। आप दुकान के ऊपर गए, दुकानदार को आपने कहा कि मुझे चाहिए ओवन। दुकानदार ने कहा कि आप 10,000 रुपया मुझे अभी दे दें और 40,000 रुपया जब मैं ओवन आपको दूंगा शाम को तब दे दीजिएगा। तो जो 10,000 रुपया आपने अभी दिया इसे कहते हैं एडवांस। इसे क्या कहते हैं? तो दुकानदार को अगर आप एडवांस पैसे दें, एडवांस के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपके पास नेशनल टैक्स नंबर है तो आप उसे चाहे एडवांस क्रॉस चेक में दे दें, चाहे किसी भी बैंकिंग चैनल में दे दें। और अगर आपके पास सेंटियन नहीं है तो फिर आपने एडवांस किस में देने? क्रॉस चेक में। देयर इज नो अदर ऑप्शन। फिर आपने एडवांस क्रॉस चेक में देना। लेकिन ये इन एडवांसेस के लिए रूल नहीं है जो सेल ऑफ गुड्स का है, वो मैं बताऊंगा। इन एडवांसेस के लिए रूल है। इसका मतलब है अगर आप किसी बंदे को एडवांस दें फॉर सेल ऑफ गुड्स तो दीज पेमेंट्स कैन बी मेड इन, ये पेमेंट्स कैश में भी कर सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है, अगर आप दुकानदार से चीजें खरीदने गए तो क्या आप उसको एडवांस कैश में दे सकते हैं या नहीं दे सकते? क्योंकि आप चीजें खरीदने वाले हैं और वो चीजें बेचने वाला है, इस वजह से आप उसको एडवांस कैश में दे सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। साथ वाले ने आपके कैलकुलेटर पे कब्जा कर लिया, आपको इस पे चढ़ा गुस्सा। आप 5वीं क्लास से लेके आज तक 8 साल हो गए वही कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे थे। आपने अब कहा कैलकुलेटर तो 500-600 का है, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं तो वकील कराऊंगा। आपने वकील से कहा कि भाई मेरा केस लड़ो। उसने कहा कि ठीक है भाई, 2,000 रुपया केस का अभी लगेगा और अगर केस जीत गए तो 8,000 रुपया और लूंगा। आपने कहा कोई मसला नहीं, लाख रुपया भी देके ये कैलकुलेटर मिले, मुझे यही कैलकुलेटर चाहिए। तो आपने उसको 2,000 रुपया एडवांस दे। अब वो क्या दे रहा है? वो लॉयर आपको सेल ऑफ गुड्स कर रहा है या रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहा है? क्या आपके पाँव दबा रहे हैं? वो ये सर्विस दे रहे हैं। क्या आपके सर की मालिश कर रहे हैं? क्या आपके बालों में तेल लगा रहे हैं? क्या आपके कपड़े इस्त्री करके दे रहे हैं? नहीं, वो आपको केस लड़के दे रहे हैं। जूते पॉलिश कर रहे हैं आपके? नहीं, वो आपको केस लड़के दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? रेंडरिंग ऑफ, वो सेल ऑफ गुड्स नहीं करा। तो अगर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के कोई पैसे मिले, वो सारे के सारे पैसे जो है वो कैश में लिए जा सकते हैं एडवांस की मद में, इसमें कोई हरज नहीं। तो एडवांस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज,
These payments can also be made in cash as well. ये पेमेंट्स कैश में भी हो सकती है। लेकिन भाई अगर एक ही वक्त के अंदर एक बंदा सेल ऑफ गुड्स भी कर रहा हो और रेंडरिंग ऑफ, यानी आपको ईंट बजरी सीमेंट भी बेच रहा हो और साथ जो है वो आपको घर भी बना के दे रहा हो, मैप भी बना के दे रहा हो, या आपको मशीन भी बेच रहा हो, इंस्टॉल भी करके दे रहा हो, और मशीन से रिलेटेड कोई सर्विसेज हैं, मसला आ जाए वो भी दे रहा हो, तो एक बंदा एक वक्त में आपको सेल ऑफ गुड्स भी करे और साथ सर्विसेज भी दे, तो माय डियर ऐसी सूरत में ये सेक्शन लगेगा। मींस कि अगर आपने एडवांस दिया अगले बंदे को कि 1 लाख अभी ले लो, 20 लाख घर बनाने का बाद में ले लेना, तो ये एडवांस अगर आपके पास एनटीएन है तो आप किससे दें? क्रॉस चेक से। और अगर एनटीएन नहीं है तो सिर्फ क्रॉस चेक से, और एनटीएन है तो क्रॉस चेक से या किसी भी बैंकिंग चैनल से। क्लियर? तो सारे बबलूस भालूस और टिंकूस इधर देखें पेज। भाई पहले साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, जो संजीदा बैठे हुए ना, ये नहीं चलेगा, उसको मुस्कुराओ। रैबिट वाले 2 दांत दिखाओ जरा आज। रैबिट साथ वाले को, हाइब्रिड में सामने वाली सीट वाले को कंधा रख के ना उसके हाथ पे कंधे पे हाथ रखें और कंधे पे हाथ रख के भाई करें जरा, सामने वाले के कंधे पे हाथ रखें हाइब्रिड में। भाई रखते हैं क्या हो जाएगा, आप लोग तो बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं है, सोशल नॉन सोशल से पता नहीं क्या क्या करते। मुस्कुराएं, 2 दांत दिखाएं रैबिट वाले। अच्छा मुझे दिखा दो 2 दांत रैबिट वाले। नहीं होंठ नहीं खुल सकते भाई, टेप मंगवाओ यार इसका, फिर ट्राई करो, निकालो जरा। नहीं निकल रहे भाई, आप दोनों जरा इसको पकड़ो, इसके जरा दांत निकलवाओ दोनों। हाँ निकल आए, देखा फौरन तैयार हो गए। ओके अच्छा वैसे पूछ रहा हूं, इसमें किस किस ने सोचा हुआ है पहले दिन पढ़ना है और साथ साथ पढ़ना है इंशाल्लाह सारा? तो हाथ भी नहीं खड़े करते आप तो। ये हाइब्रिड में भी कुछ सोच रहे हैं साथ साथ पढ़ेंगे, सीधा हाथ खड़ा करें, राइट हैंड, उल्टा हाथ खड़ा किया, सीधा उल्टा तो सही। रिक्शे वाले को मोड़ के पता चलता है रिक्शे वाले गलत मोड़वा दिया। और जब वो मुड़ता नहीं, आप कहते हैं तुम्हें पता नहीं था इस गली में मुड़ना था। भाईजान मैं पिछले 15 साल से आपका रिश्तेदार हूं। अच्छा जी, ओके अच्छा, आप अगर, ये तो एडवांस की बात होगी ना, आप अगर किसी से लोन भी लेना चाहें तो आपने इसी तरीके से लोन लेना है। अगर लोन देने वाले के पास एनटीएन है तो उससे क्रॉस चेक से या बैंकिंग चैनल से लोन ले लें, और अगर उसके पास एनटीएन नहीं है तो सिर्फ किस से ले लें? क्रॉस चेक से ले लें। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस, अगे भी चलो ना, लोन पूरी जिंदगी यही पढ़ते रहना। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस, कोई अमाउंट भी एडवांस के तौर पे आपको मिली, लेकिन ये एडवांस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं और यानी और एनी अमाउंट रिसीव्ड एज डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। कंपनीज जब नई नई बनती हैं या पुरानी कंपनी भी कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो लोगों से पैसे लेती है। तो अगर कंपनी लोगों से पैसे लेना चाहती है तो कंपनी को चाहिए कि अगर शेयर होल्डर के पास एनटीएन है
तो उससे इस तरह पैसे ले, और अगर शेयर होल्डर के पास एनटीएन नहीं है तो उससे क्रॉस चेक में पैसे ले। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज, आपको गिफ्ट मिला, लेकिन ये गिफ्ट पैसों का है। किसका है? पैसों का, पैसों का, पैसे, पैसे क्या? पैसे, पैसे, रोकड़ा, कायदे आज़म वाले नोट, कायदे आज़म वाले नोट, ये इनका है। अगर आपको पैसे मिले, क्या मिले आपको? पैसे, पैसे, क्या मिले आपको? पैसे मिले, पैसे। तो अगर आपको कोई बंदा पैसे देने लगे तो आपने पैसे ले लेने हैं या उससे चंद सवाल पूछने हैं? अच्छा, ये ले लेने हैं कौन बोला है? खड़े हो जाए। आपने उससे पैसे ले लेने हैं या चंद सवाल पूछने हैं? बोले ले लेने हैं। नहीं, चंद सवाल पूछने हैं। अगर उसके पास क्या है? एनटीएन है, तो वो आपको पकड़ा रहा है पैसे, वो आपको पकड़ा रहा है पैसे। आ, ये देखो, ये तो ले रहा है, ये सवाल तो पूछ ही नहीं रहा। ले लेने हैं या सवाल पूछने हैं? सवाल पूछने हैं। आपने उससे कहना है भाई आपके पास एनटीएन है या नहीं, यानी उससे सवाल पूछने लगाना है आपने उल्टा। भाई जान, आप मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है, आपके पास एनटीएन है या नहीं? अगर आपके पास एनटीएन है तो ये पैसे आप सर अपने पास रखें, मुझे ना अपनी चेकबुक से चेक बना के दें, चेकबुक से, या मैं आपको अपना अकाउंट नंबर देता हूं, उस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दें। ये पैसे आप अपने पास रखें, ये पैसे नहीं मुझे चाहिए, मुझे चेक चाहिए, मुझे चेक चाहिए। और अगर जिसके पास एनटीएन नहीं है तो उससे तो कहें भाई आप चले जाएं घर, जब भी आप सियालकोट गइएगा वहां अपनी चेक बुक से चेक फाड़ के लाइएगा, फिर मुझे लाहौर में आके चेक दीजिएगा। मैं तो चेक ही लेता हूं बस, आपको पता है मेरा हाई लेवल है, मैं चेक के अलावा मैं नहीं चलता। बाद में जो नोट नकली निकले, कोई मसला हो, तो कायदे आज़म पहचाने ना जा रहे हो, तो फिर टोपी उतार के कोई दे दे। टोपी लगी, टोपी पहनी, पहनी होती है कायदे आज़म ने टोपी तो नोट में। हाँ हाँ, पे पहनाई हुई है इन्होंने। अच्छा, तो अब ऐसी सूरत में मुझे ये बता दें कि अगर आपको गिफ्ट मिले तो आपने क्या ध्यान रखना है? बैंकिंग चैनल से मिले या क्रॉस चेक से मिले, अगर आपके पास एनटीएन है देने वाले के पास, अगर देने वाले के पास एनटीएन तो फिर किस फॉर्म में मिले? क्रॉस चेक की फॉर्म में। ओके, कॉलेज प्रिंसिपल visited furniture shop and he paid rupees 30,000 as advance for buying table, full stop. The shopkeeper requested, please, I need a loan of rupees
77,000. Further, Mr. Principal, Miss Principal, also gifted him rupees 33,000 as gift for 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 his daughter marriage. Full stop. Enter Mar. All of the above payments are made in cash. Are made in cash. Further, principal also gifted him diamond watch of rupees 2,000. Required, calculate shopkeeper's income from other source. Bye bye. सॉल्व करें, मैं कह रहा हूं. आंसर. भाई बातें मत करें प्लीज. सवाल नोट कर लें 1 मिनट में, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिएगा. 60 सेकेंड्स आर इनफ. ये बुक में डलवा दो सवाल भाई.
रोजे खत्म हो गए ना, खत्म हो गया ना? हाँ मैंने कहा कल साथ वाले के लिए एक पानी की बोतल लेके आइएगा। जी हो गया सॉल्व? चलें जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स किसकी? शॉपकीपर की। प्रिंसिपल साहब ने फर्नीचर शॉप को विजिट किया और 30,000 रुपये एडवांस दिया फॉर बाइंग टेबल। टेबल खरीदने के लिए 30,000 एडवांस दिया। अब छोड़ दें बस भाई, अगर टेबल खरीदने के लिए 30,000 एडवांस दिया तो ये कौन सा एडवांस है? एडवांस फॉर सेल ऑफ। तो क्या सेल ऑफ गुड्स वाला एडवांस कैश में दिया जा सकता है? तो कोई हरज नहीं, बस खैर है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड नहीं होगा, क्योंकि सवाल में एक लाइन लिखी हुई है ऑल ऑफ द अबव पेमेंट्स आर मेड इन, या मेड इन क्रॉस चेक? नहीं नहीं, ऑल ऑफ द अबव पेमेंट्स आर मेड इन, जेब से पैसे निकाले हैं और पैसे निकाल के दे दिए हैं, रोकड़ा पैसे, कड़कते हुए नोट, चेक नहीं दिया। एडवांस फॉर फर्नीचर ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, शॉपकीपर ने कहा मुझे लोन, ओहो इसको लोन लिखना है, लोन ही लिखा ना आप लोगों ने। आई नीड अ लोन, LOAN, ALON ही किसने लिख दिया? जरा साथ वाले दीवाने को देखें, अगर उसने ALON ही लिख दिया, दीवाना है ना, लकीर का फकीर है, उसे आप एक बंदे ने भी नहीं बताया मुझे कि ये गलत लिखा हुआ लोन। आपने बताया? कोई नहीं बताया। निहायत ही शहजादे बैठे हुए हैं, सारे खड़े हो जाएं। चले छोड़ें, आ जाए हैं पहले दिन, छोड़ दें अभी, थोड़ा थोड़ा होली होली करके जरा। द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड प्लीज आई नीड अ लोन ऑफ आप बता दें जी, लोन कैश में मिल गया है तो लोन तो कैश में मिलना जुर्म है। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, इसे कहां डाल दे? कितना? 33,000 रुपया गिफ्ट मिला है उसकी बेटी की शादी के लिए, गिफ्ट। ओ गिफ्ट मिल गया। ये जो कैश में गिफ्ट मिलता है ना, पैसे, चेक वगैरह, ये जब कैश गिफ्ट देते हैं तो फिर ये वाला सेक्शन लगेगा, और अगर कोई चीज गिफ्ट में देंगे तो फिर ये वाला लगेगा। जैसे बच्चे नहीं होते, कहते हैं पैसे दे दो, कभी कहते हैं चीजी दे दो, तो जब चीजी मिलेगी तो L ले लगेगा, और जब पैसे मिलेंगे तो पॉइंट नंबर 3 लगेगा। तो बता दें आज पैसे मिल रहे हैं या अभी चीजें मिल रही है? फिलहाल पैसे मिल रहे हैं, तो ये पैसे गिफ्ट मिले, ये तो गिफ्ट मिलना मुनासिब नहीं। गिफ्ट इन कैश कितना? हाँ जी,
नेक्स्ट, बस हमने यही पढ़ा था कि आपको मिला लोन शॉपकीपर को किसी ऐसे बंदे से फ्रॉम एनी अदर पर्सन, फ्रॉम प्रिंसिपल साहब, क्रॉस चेक के अलावा या बैंकिंग चैनल के अलावा, तो ये शॉपकीपर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। कोई भी अमाउंट रिसीव करें, आपने, मुझे लगता है कि क्लास छोड़ी है, अभी तक छोड़ी हुई है, छोड़ी हुई है, अभी तक छोड़ी हुई है, 6 दिनों में छोड़ी रखी है। कोई गम नहीं होता था रात को सोते हुए? होता था। जब ईद की नमाज पढ़ के रास्ते में काम हो रहा था, अभी तक छुट्टी हुई है, नहीं हो रहा था। ये कब से मसला है? यानी कि चीज़ें भी छोड़ते हैं और गम भी ख़त्म हो गए हैं ज़िंदगी से। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा जी, याद तो मुझे अभी तक है कि आपने छुट्टी की थी। ओके, तो इसके बाद भाई प्रिंसिपल साहब ने गिफ्ट किया उसे डायमंड वॉच फॉर ₹2000। ये वॉच जो है ये पैसे हैं या चीज़ी है? ये चीज़ है। तो चीज़ के ऊपर क्या रूल लगेगा? चेडर चीज़ या मोज़रेला? चीज़ के ऊपर क्या रूल लगेगा? ये रिलेटिव से मिली है या प्रिंसिपल और शॉपकीपर आपको रिश्तेदार लग रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं? प्रिंसिपल अपने साहब के नाम के साथ लगाते हैं पराचा और वो लगाते हैं अपने नाम के साथ जट, तो इसलिए दोनों रिश्तेदार नहीं है। बहरहाल रिश्तेदार होता तो लिखा होता ना, ये हमारे चाचे का पुत्र है या मामे का पुत्र है। गिफ्ट इन काइंड, डायमंड रिंग, वॉच है, चलो नीचे आते आते रिंग हो गई है 2000। डायमंड डी लगी होगी इसमें 2000 की, 1,12,000। चलें जी, शाह वाले के सर पे शफकत का हाथ रख दे, फिर हम आगे चलते हैं। आप बोले पिछले दिनों में जो सुस्ती हो गई बोले अब इसी सुस्ती को इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। देखिए एक अजीब सी बात है, यानी कि अगर आप ही सोए पड़े रहते हैं संडे को 9 बजे तक, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक सोए पड़े रहते हैं, देन 9:30 बजे तक भी कुछ लोग हैं तो संडे को सोए पड़े रहते हैं, 9:30 बज रहे होते हैं, 9:30 बज रहे होते हैं और वो बंदे सोए पड़े होते हैं। अगर आप ही इसी तरह सोए पड़े होते हैं तो आपके जो बच्चे होंगे माशाल्लाह वो कहेंगे मॉम डैड इज स्लीपिंग, सो वी विल क्रॉस मॉम डैड। और पोतों का तो हाल ही ना पूछिएगा। फिर खुदा के लिए अपनी रूटीन्स बदलें। बार रात के कितने बजे? 8:15 बजे ईशा हो रही है। 9 बजे सो जाएं, 9:30 सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, चले 9 बजे सो जाएं तो फिर 3 बजे सुबह उठ जाएं। तो बिल्कुल लोग सोए पड़े होंगे, आप यकसुई से पड़े होंगे, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा, ना मोबाइल पे टाँपा करने वाला होगा कोई, ना कोई आ रहा होगा, बिल्कुल खामोशी छाई होगी दुनिया में। आप 2-3 घंटे के अंदर वो काम करके फारिग हो जाएंगे जो लोग 6-6, 7-7 घंटे लगे रहते हैं। तो इफेक्टिवनेस मैटर्स अ लॉट। भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ। ओके जी, चलें आगे। पॉइंट नंबर 4A। भाई हाइब्रिड क्लास में भी चाहिए ना नोट्स, उधर भी ले जाए। हाँ जी जी, नोट्स अभी मिलना शुरू होंगे। जैसे ही रोटियां लगनी शुरू होंगी सबसे पहले खस्ता भाई को सर्व करनी है। 4A नोट्स गरम गरम होने चाहिए भाई, गरम गरम मशीन से निकले हुए, फ्रेश।
बांटना शुरू करें, पॉज ले लें वीडियो। अच्छा जी, if someone has this is entirely a new concept, अगर किसी बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे ₹70 लाख, और इसको 4 साल बाद पैसे मिले हैं मिसाल के तौर पे 110 लाख, 110 लाख इसको पैसे मिले हैं। अब इससे इन्वेस्ट किए थे 70 लाख, इसको मिले हैं 110 लाख, कितने ज्यादा मिले? 40 लाख। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन इसके पास ये है कि 40 लाख को इस साल इनकम में डाल दें, और ऑप्शन 2 आप बता दें क्या होगी? 40 लाख को उतने सालों में इनकम में डाले जितने साल के ये थे। मिले कब? 2022 में, 23 में, 24 में या 25 में? मिले कब? या तो 40 लाख को 2025 में इनकम में डाल दे। अभी नोट नहीं करना, नोट करने का टाइम दिया जाया करेगा, हाइब्रिड में प्लीज नोट ना करें। 40 साल को या तो इस साल इनकम में डाल दें या 40 साल को तोड़ दें। जरा तोड़वाएं आज। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर 40 साल को, मादरत, अगर 40 लाख को 1 साल इनकम में डालेंगे तो इससे तो नुकसान होगा। $10 लाख कितना होता है? 1 मिलियन। ओके, और 40 लाख कितना होता है? 4 मिलियन। अब अगर आप देखें 10 लाख को 1 मिलियन, तो 1 मिलियन के ऊपर रेट सिर्फ लगता है 15%। लेकिन अगर आप 4 मिलियन को देखें तो उस पर रेट लगता है, तो रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं एक ही बात होगी। भाई एक ही बात कैसे हो गई? 1 मिलियन पे आप, 1 मिलियन तो यहां गिर रहा है ना, 1 मिलियन पे आप 15% लगाएं, फिर 1 मिलियन पे 15% लगाएं, फिर 1 मिलियन पे 15% लगाएं, फिर 1 मिलियन पे 15% लगाएं। 1 मिलियन पे 15% लगाना पड़ेगा हर साल, तो फिर बहुत कम फिगर आएगी। और अगर आप जो है वो 4 मिलियन पे डायरेक्ट 40% लगाएं तो फिगर बहुत ज्यादा आएगी। देख ले मिसाल के तौर पे, मुझे पता है एग्जैक्ट 15% तो नहीं होता, आगे इस अमाउंट ने भी अपना रोल प्ले करना होता है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूं। 1 मिलियन पे 15%, 1 मिलियन पे 15%, और 1 मिलियन पे 15%, 4 दफा 1 मिलियन पे 15%, कितना आया? 6 लाख। या फिर आप 4 मिलियन के ऊपर, रशीद में मरने वाला, तो 16 लाख रुपए। अच्छा खासा टैक्स का फर्क आ गया। तो आप बता दें कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? सो ऑप्शन 2 इज बेटर। नोट कर लो। असल में अमाउंट को ब्रेक करने से फायदा क्या होता है? सीरियल नंबर जो है वो कम होता है, जिससे रेट कम हो जाता है। अगर उसी अमाउंट को फौरन इनकम में डालें तो रेट बढ़ जाता है।
और इसी अमाउंट को अगर तोड़ तोड़ के इनकम में डालें तो रेट कम हो जाता है। जी हाँ जी, 1,10,000 एक ही दफ़ा मिला है, 110 लाख एक ही दफ़ा मिला है। वो अगर ये साथ साथ कर मिलता जाता फिर तो टेंशन ही नहीं थी। जब ये एक ही दफ़ा एंड पे इकट्ठा मिला करेगा तब ये मसला होगा। अगर ये साथ साथ मिलता जाता है इंटरेस्ट तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। डन, चलें जी पढ़ें। भाई अपना सी तो ले जा। ओके where any interest on investment in national saving deposit certificate, on investment in national saving deposit certificate including defense saving certificates, ये हुकूमत की तरफ से इशू होते हैं। where any interest on investment in national saving deposit certificate including defense saving certificate is paid to a person in एरियर्स। एक बंदे को एरियर्स में मिले, कॉपीज लेने आ गई हैं। हाइब्रिड में किसी को नोट्स ना मिले हाथ खड़ा कर दें, सबको मिल गए हैं। इधर किसी को नोट्स ना मिले हाथ खड़ा करें। इस पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स का क्या मतलब है? ये सारे पैसे अभी मिले हैं या एंड पे मिले हैं एक ही दफा? एरियर बिल में भी नहीं होता, कई दफा बिजली का बिल आता है आपके घर, उसमें एरियर लग के आ गए, क्या मतलब होता है उसका? एरियर लग के आ गए, पिछला बिल। आप जो है वो और कॉपीज मंगवा लो या एक ही दफा और अब और कितने लोग रह गए? 2 रह गए, 3, 5, 6 मंगवा लो। एरियर का मतलब ये है कि आप जो है वो मिसाल के तौर पे कैफ के सब्जेक्ट की फीस जमा करवाने आए तो कॉलेज वालों ने कहा तेरे तो अभी पीआरसी के भी पैसे देने वाले रहते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये एरियर लग के आ गया, पिछला बिल। तो आप जून का बिल जमा करवाने गए तो बैंक वालों ने कहा तेरे तो अभी मई के महीने के बिल के पैसे भी रहते हैं, ये होता है एरियर। एरियर का मतलब ये होता है कि आप जो है वो टूथब्रश लेने गए तो दुकानदार ने कहा तेरे तो अभी टूथपेस्ट के पैसे भी रहते हैं। पहले तो आप खाली टूथपेस्ट पे गुजारा करते थे उंगली लगा के, अब आपने सोचा टूथब्रश ले लेते हैं, चलो बांटो। फाइनली हाथ खड़ा कर दें जिन जिनको नोट्स ना मिले हो। नहीं और भाई किसी को कॉपी ना मिली हो यार मुझे भी दे देना, मैं भी घर ले जाऊंगा एक कॉपी, रात को याद कर लूंगा।
सोने से पहले। यार ये गाड़ी में रखवा दो एक कॉपी में नोट्स का, लैपटॉप के बैग में मेरे रखवा दो एक नोट्स, हो सकता है मेरे भी प्रोग्राम बन जाए सीए करने का। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स का मतलब है ये पैसे साथ साथ मिले या इकट्ठे मिले एंड पे। 70 पर ये पैसे साथ साथ मिल रहे हैं या साथ साथ नहीं मिल रहे, बल्कि कब जाके मिल रहे हैं, एरियर में। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर का मतलब इकट्ठे, पुराने सारे पैसे इकट्ठे मिले। एंड एज अ रिजल्ट और इसकी वजह से द पर्सन इज चार्ज एट, बंदे पे कौन सा रेट लग गया, हाई रेट अभी हमने लगाया था 40%। एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट ऑफ टैक्स। जो लगता अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता टू द बंदा इन द साल जिसका वो था, यानी जिस साल का वो था अगर उसमें दे दिया जाता तो फिर तो बड़ा कम रेट होता। द बंदा में बोले, द बंदा में अगर ये बंदा चाहे, बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर। नोटिस का क्या मतलब होता है, नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर, कमिश्नर को बता दे, कमिश्नर को बता दे। देखिए पुराने ज़माने में अम्मी अबू कहते होते थे कि बेटा पूछ के जाना, आजकल अम्मी अबू कहते हैं बेटा बता के चले जाया करो, पूछने वाला चक्कर तो तुमने ख़त्म ही कर दिया है। आप लोगों के घर में ऐसे हालात नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो पुराने ज़माने में कहते थे बेटा पूछ के जाया करो, आजकल कहते हैं बता के जाया करो। अब आने वाली नस्लें तो आप वापस आके बता दिया करो मैं आ गया हूँ। तो एक होता है कमिश्नर को एप्लीकेशन देना, एक होता है कमिश्नर को एप्लीकेशन देना। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि कमिश्नर आप मुझे इजाज़त दो, अगर आपकी तरफ से इजाज़त मिल गई तो ये वाला, नहीं मिली तो ये वाला। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इधर इजाज़त नहीं है, इधर सिर्फ बताना है। इधर से बताने का मतलब है कि आपको ये इजाज़त है, लेकिन इस इजाज़त को अवेल करने से पहले आपको सिर्फ क्या करना है, बस बताना। ये बताए बगैर अगर आप इस तरह करो तो उसकी इजाज़त नहीं है। मे बाय नोटिस या मे बाय एप्लीकेशन, बाय नोटिस। इलेक्ट चूज कर लो, चूज फॉर द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड एट द रेट दैट वाज एप्लीकेबल। जो रेट लगता, the person may by notice in writing to commissioner elect the interest to be taxed at the rate that was applicable if the interest was paid to the person in the year to which it relates. What are the years to which it relates? What is the year in which it is received? But what are the years to which it relates? But what is the year in which it is received? But what are the years to which it relates? But what is the year in which it is received? But what are the years to which it relates? Okay, ज़्यादा बात नहीं करनी है ना, आपको ये ख्वाब आएगा फिर। But what are the years in which it is received? What are the years relates? Okay. अब इसको पढ़ लें एक दफ़ा आप भी।
उन सारे लोगों को खड़ा किया जाएगा जो रेगुलरली आ रहे थे और ईद से एक दिन पहले छुट्टी मारी थी इन्होंने। आज उनके साथ वो होगा जो दुनिया देखेगी, और आज जो पहले दिन क्लास में जिंदगी में है उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, उनके साथ कल से होना शुरू होगा इंशाल्लाह। और उनके साथ वो होगा जो यूनिवर्स देखेगी। आप जो मर्जी कर लें, हमने तो आते रहना है, हमने अपना पेपर पास करना है, चाहे जनरेटर पे खड़े करके पास कराएं, जैसे मर्जी कराएं। हो गया जी, पढ़ें आप। Where any interest on investment in national saving deposit certificates is paid to a person in arrears। जब कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसी बंदे को एरियर में दे दिया जाए और उसकी वजह से इस बंदे पे कौन सा रेट लग जाए, हायर रेट लग जाए, जो लगता अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उस साल जिससे वो रिलेट करते हैं। तो बंदा अगर चाहे कमिश्नर को नोटिस दे के चूज कर ले उस अमाउंट पे टैक्स लगाना एट द रेट दैट वाज एप्लीकेबल, वो रेट जो लगता, वो रेट जो अगर इंटरेस्ट मिल जाता उन सालों में टू विच इट, जिन सालों से वो क्या कर रहा था, रिलेट कर रहा। अच्छा भाई, अब आपको पता है कि ये तारीख है 30 जून 25, क्योंकि हमारा टैक्स ईयर एंड होता है जून में। ये तारीख क्या है, 30 जून 25। अच्छा, एक ये डेट है, इसके 3 महीने बाद 30 सितंबर 25। असल में पाकिस्तान में जिनका साल जून में एंड होता है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो सितंबर तक गवर्नमेंट को बताएंगे 3 महीने के अंदर अंदर कि मैंने इस साल कितना कमाया। तो जिनका साल जून में एंड हो जाता है वो सितंबर तक हुकूमत को बताते हैं कि मैंने जून में कितना कमाया, जून तक कितना कमाया। अगर किसी का साल एंड हो रहा है 30 जून 22 को, तो वो 30/9/22 तक 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को बताएगा कि मैंने कितना कमाया। इसको कहते हैं आमदन के गोशवारे जमा कराना। अखबार में आपने शायद सुना हो, या रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाना, कि रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीखें आ रही हैं। तो पाकिस्तान में आप जो भी कमाते हैं पूरा साल, आपको साल खत्म होने के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बताना होता है कि मैंने इस साल कितना कमाया। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाना। इसे क्या कहते हैं? तो 30 सितंबर की डेट मैंने आगे डाल दी है, आपने डालनी है नहीं डालनी है कोई मसला नहीं। इन पाकिस्तान फॉर टैक्स ईयर 2025
सबर, फाइल द रिटर्न बाय 30 सितंबर 2025। 30 सितंबर 2025 तक हम रिटर्न जमा करवाते हैं। बाय दिस डेट, इसी तारीख तक, आई शुड गिव दी नोटिस टू कमिश्नर that I want 40 lakh to be taxed in the years, कौन से? In the years to which it relates। मैंने कब तक कमिश्नर को बताना है कि मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहा हूं? 30 सितंबर 22 तक। उससे पहले पहले मैंने कमिश्नर को बता देना है कि मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहा हूं। चलें जी, तस्वीर हो गया जी। क्या हमने टैक्स को हमने किया ना डिवाइड 40 लाख को 10 10 के पर आगे 25 2025 से आगे अगर हम कर दें तो हो सकता है। ओके भाई, पाकिस्तान में ये रूल है कि आपने जो भी कमाया है 2025 में, आपने जो भी 2025 में कमाया है उसकी डिटेल 30 जून 25 तक जमा करानी है या 30 सितंबर 25 तक? 30 सितंबर 25 तक। पाकिस्तान में टैक्स 2025 की रिटर्न, वी विल फाइल दी रिटर्न। रिटर्न होती है इनकम के गोशवारे, यानी आपने क्या कमाया है। वी विल फाइल द रिटर्न बाय 30 सितंबर 25। इस तारीख तक, इसी तारीख तक मैंने नोटिस भी देना है। बाय दिस डेट, आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय
यानी अगर ये 2025 है तो अगर मैंने यहां तक कमिश्नर को बता दिया या यहां तक कमिश्नर को बता दिया कि मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं, और अगर मैं इसके बाद कमिश्नर को बताऊं फिर नहीं। बट उसमें रिलैक्सेशन शायद कोई लिखी हो, मैं देख लूंगा। एन इलेक्शन एज अबव, इलेक्शन किस चीज की हो रही है? ये चूज करने की इलेक्शन हो रही है या इलेक्शन इसके लिए लफ्ज यूज हो रहा है? इलेक्शन नीचे वाली बात के लिए यूज हो रहा है। बाय डिफॉल्ट तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इलेक्ट ये कर रहा हूं मैं। एन इलेक्शन एज अबव, यानी ये वाली बात इलेक्ट करना। शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द पर्सन्स रिटर्न फॉर द ईयर इन विच इट वॉज। इट से क्या मुराद है? 40 लाख। 40 लाख रिसीव कब हुआ? तो इस 40 लाख को अब इनकम में नहीं डालूंगा। जिस साल 40 लाख मिला उस साल के आखिरी तारीख के बाद जो 30 सितंबर आ रहा है तब तक मैं कमिश्नर को बताऊंगा। एन इलेक्शन एज अबव, ऊपर वाली बात ऑप्ट करना। शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द return. What is the due date for furnishing the return? What is the due date for furnishing the return? The commissioner may allow an, मतलब बताएं, the commissioner may allow an extension. अगर आप किसी जेन्युइन रीजन की वजह से 30 सितंबर को ना आ सके तो फिर आपको क्या दे दी जाएगी? एक्सटेंशन। मिसाल के तौर पे आप जो है वो 28 सितंबर को हाइकिंग करने चले गए और 30 सितंबर को आप किसी पहाड़ की गार में चीते के साथ रह रहे थे, तो अब आप 2 अक्टूबर को वापस आए चीता चीता होके, तो अब 2 अक्टूबर को उससे कह दें यार एक मसला पड़ गया था, अगर तुझे बताऊं कि मसला क्या है तो मेरे साथ चल, आ जा, ट्राई करते हैं दोबारा। तो कमिश्नर में अलाउ एन एक्सटेंशन, कमिश्नर आपको एक्सटेंशन की इजाजत दे देगा। ये क्या क्या आपने छुट्टी की थी ईद से पहले एक दिन? बाहर निकलो जरा, इसको रास्ता देना। किसका लेक्चर लिया था? कि आप ये कह रहे हैं कि आपका लेक्चर मैंने ले लिया था? मेरी क्लास ले ली थी आपने? फिर आपने मेरी क्लास ली थी? देखो ये क्या बातें कर रहे हैं। पता करो इसका इलाका कौन सा, इलाका कौन सा? शेखुपुरा, पास ही हमने तो बंदे लेके आ जाने, इस तरह की बातें ना। अच्छा अच्छा सॉरी भाई। फर्निश होता है जमा करवाना, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग, फर्निश जमा कराना, डिपॉजिट कराना, फर्निश का ये मतलब होता है। अगर कोई इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में गिर रही है तो फिर ये सेक्शन उस इनकम पर नहीं लगेगा। अगर कोई इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में गिर रही है तो ये सेक्शन उस पर, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर एनी, जो किसी और हेड ऑफ इनकम में गिर रही है। यानी अगर घर किराए पे देते तो सेक्शन इस पे लागेगा? नहीं लागेगा। अगर ओपन लैंड किराए पे देते तो सेक्शन इस पे लागेगा? नहीं लागेगा। अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है कहीं और पैसे कमा रहा है, सैलरी इनकम कमा रहा है, तो क्या ये सेक्शन लागेगा या नहीं लागेगा? दिस सेक्शन शैल नॉट लागे, बोले लागे टू एनी इनकम विच इज चार्जेबल अंडर एनी, वो इनकम जो किसी और हेड ऑफ इनकम में जाएगी इस सेक्शन में नहीं लागेगी। और फॉल्स अंडर, या कोई इनकम अगर फाइनल टैक्स रिजीम में गिर रही है तो भी ये सेक्शन उस पर नहीं लगेगा। क्लियर? फाइनल टैक्स रिजीम से मेरा डिविडेंड है ना, डिविडेंड मैंने आपको बताया था उस पर अलग रेट है ना 15%, तो अदर सोर्स में डाल दिया फिर तो चैप्टर 4 वाले रेट लग जाएंगे। सेक्शन 40
भाई ये वाला इसी भाई के लिए 100 करवा दें, ये 18 के ऊपर है, इसको इस वक्त ले जाए 23.2345667 पे। डिडक्शंस, जल्दी जल्दी माइक पकड़ के सवाल पूछें, जल्दी जल्दी, इसी 23 पे आने से पहले सवाल पूछ लेने। हाँ जी 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 बिल्कुल, इकट्ठा सारे टैक्स तो सारा 2025 में ही दिया जाएगा। 10 लाख पे जो बनता है फिर 10 लाख पे 10 लाख पे टैक्स सारा इकट्ठा 2025 में ही दिया जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सितंबर तक देना पड़ेगा। माइक रखते हैं अगर सवाल पूरा हो गया, ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, शुक्रिया। डिडक्शंस, इस चैप्टर में कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? ये चैप्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर की तरह कंजूस मक्खी चूस नहीं है, बल्कि ये चैप्टर खुले दिल का है, और ये चैप्टर बहुत से खर्चे माइनस करने की इजाजत देता है। ये चैप्टर इतने खुले दिल का है, इतने खुले दिल का है, इतने खुले दिल का है कि इसने ये लफ्ज लिख दिया, जो मर्जी खर्चे माइनस करो, कोई मसला नहीं। सेक्शन 15 ये कहता था ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो और ये करो बस, लेकिन ये चैप्टर कहता है जो मर्जी खर्चे माइनस करो, कोई मसला नहीं। इन कैलकुलेटिंग, कंप्यूटिंग, कैलकुलेटिंग, इन कैलकुलेटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालने के लिए, a deduction shall be allowed for any हर किस्म का खर्चा, एक्सपेंस, एनी भूल गया, एनी एक्सपेंस पेड बाय द बंदा, इफ द खर्चा इज पेड इन डिराइविंग, हाँ ये साबित कर दो कि ये खर्चा इस इनकम को कमाने के लिए किया, फिर वरना नहीं, वरना नहीं। बहुत जमाइयां आ रही हैं तुझे, क्लास के बाद मिली, क्या यान कहते हैं आप लोग इसको? पता नहीं, यानी अंग्रेज क्या कहते हैं? यौन, यौन करके बोल रहे हैं। अच्छा, however no deduction will be allowed for an expenditure of, लेकिन अदर सोर्स के चैप्टर में कैपिटल नेचर के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। हमने कहा ये कैपिटल नेचर का खर्चा कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर फॉर द नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। नल वेक्टर पढ़ा मैं, नल वेक्टर फिजिक्स में, ये वो वाला नहीं है। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है अगर इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, तो फिर समझ लिया जाएगा ये खर्चा किस नेचर का है? कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर के खर्चे इस चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो ये है, कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं मिसाल के तौर पे प्लांट खरीदना, फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, जो 1 साल से ज्यादा का फायदा दे। कैपिटल नेचर के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होती। ये जरा डब्बा देखें, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपका दोस्त अरबों में एक।
जाहिर बात है अरब खड़े होंगे तो उसमें अजमी यही होगा, अरबों में एक, आप पता नहीं किधर उसको चढ़ा दिया है, अरबों में एक, इतना भी ज्यादा ना उसको लिफ्ट कराया करें। अच्छा, बिजनेस के चैप्टर में, किसके चैप्टर में, हम पढ़ेंगे डे टू डे के खर्चे, जैसे रिपेयर, सैलरीज वगैरह माइनस करने की बिजनेस के चैप्टर में डे टू डे के खर्चे। ये बिजनेस कर रहे हैं ना, कॉलेज वाले बिजनेस कर रहे हैं, तो कॉलेज वालों को देखें रिपेयर करानी पड़ती है, मेंटेनेंस करानी पड़ती है, बच्चे बैठे बैठे ही ये उंगली बॉल पॉइंट डाल के सोफा फाड़ देते हैं, तो पता नहीं उससे बाहर से कोई आते हो मुझे नहीं पता, ये लिखा भी जो है जो आगे, ये बाहर से किसी ने आके लिखा हुआ है। आप लोग तो माशाल्लाह सारे अच्छे बच्चे हैं, पता नहीं कौन आके लिख देते, रात को आते हैं जिन, तो ये रिपेयर तो करानी पड़ती है फिर चीज़ों की, ठीक है। बच्चे आज जिस तरह के आजकल आ रहे हैं आपको भी पता है, तो घर में नहीं पंगा लेते हैं, डे टू डे के खर्चे जो है वो माइनस करने की इजाजत है। किस चैप्टर में बोले, इनकम बिजनेस के चैप्टर में, रिपेयर, सैलरी, रेंट, जनरेटर का बिल, ये सारे। और बिजनेस के चैप्टर में कैपिटल नेचर के खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उनकी डेप्रिसिएशन माइनस होगी। बिजनेस के चैप्टर के लिए अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो इधर क्लास हो रही है, बिजनेस के चैप्टर के लिए अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिजनेस की क्या, बिल्डिंग की क्या माइनस करने की इजाजत होगी, डेप्रिसिएशन। पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट माइनस करेंगे या उसकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी करना था, आपने खाली डिप्शन बोला, बिल्कुल फॉलो किया करें, लकीर के फकीर बने। अच्छा जी, ये वाला वर्जन नहीं मैंने कहा था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के खर्चे में अगर डे टू डे के खर्चे हों तो वो अल्हम्दुलिल्लाह माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर दौड़ पाने के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, वो माइनस करने की इजाजत, ये थोड़ा सा फर्क है अदर सोर्स के चैप्टर में। तो अदर सोर्स के चैप्टर इन खर्चों के बारे में कन जूस, फ्लाई चूस। अच्छा, नोट, नोट तो जेब में होते हैं नोट, लेकिन एक रिलैक्सेशन है। अगर आप इस चैप्टर में एक इनकम कमा रहे हैं, आप बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर में डेप्शन भी माइनस करने की जाता है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। इफ यू साथ वाले की तरफ देखें, इफ यू लगे उसको जाके यू, इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 39(1) का एफ, 39(1) का एफ जाके देख लेते हैं। आप लोग ना जाएं, 39(1) का एफ, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद। लेकिन अगर आप बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दें, then you can record the depreciation as per depreciation, वो नहीं जो आपने अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ी। फिर डेप्शन निकालने का तरीका किसके में लिखा होगा, टैक्स रूल्स में, वो टैक्स रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, अब जरा बात की समरी सुन लें, फिर कल इंशाल्लाह यही 2 लाइनें पढ़ा के मैं आपको दोबारा शुरू करूंगा बात। बिजनेस के चैप्टर में रोजाना के खर्चे माइनस करने की भी इजाजत है, और अगर आपने फिक्स एसेट परचेज की हैं तो उनकी डेप्शन भी माइनस करने की। लेकिन अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम, इसमें रोजाना के खर्चे तो माइनस करने की, लेकिन अगर आप फिक्स एसेट वगैरह खरीद लें तो ये खर्चे, इनकी डेप्शन माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर डेप्शन माइनस करने की इजाजत नहीं है सिवाय एक इनकम के, वो है
अगर आप बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे दे दें तो फिर इनकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, आपको जाने की इजाजत है। साथ वाले को उठा के लाइब्रेरी में ले जाएं। 4 बंदे चाहिए उठाने के लिए, 2 टांगों से उठाएंगे, 2 बाजुओं से।